नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। पूरे मध्य प्रदेश या देश के बहुत सारे लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात होगी, लेकिन मैं पिछले 1 साल से इस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे हैं, तब से नरोत्तम मिश्रा लगातार हर पद पर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए कोई सीट खाली हो, हर जगह नरोत्तम मिश्रा अपना नाम चलवाते हैं और उनके कार्यकर्ता हर जगह उनका नाम चलवाते हैं। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि राजेंद्र भारती की जो सीट खाली हुई है, राजेंद्र भारती जो अयोग्य हुए हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी थी, कुलबुलाहट जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, बहुत बेचैनी थी कि जल्द से वो विधानसभा में चले जाएं, जल्द से वो मंत्री बन जाएं, जल्द से वो मुख्यमंत्री बन जाएं। अब जब सारे पद निकल गए, प्रदेश अध्यक्ष का पद निकल गया, सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में हार हो गई, लोकसभा में टिकट नहीं मिला, प्रयास बहुत किए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं पार्टी ने, राज्यसभा के किसी पद पर नाम नहीं आया और ऐसा कोई पद नहीं, यहाँ तक कि निगम मंडल तक में नरोत्तम मिश्रा ने अपना नाम चलवा दिया। ऐसा कोई पद नहीं जिस पर नरोत्तम मिश्रा का नाम ना चलाया हो, उन्होंने खुद ना चलवाया। लेकिन मैं पिछले 2 साल से लगातार ये बोल रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा को अब कुछ नहीं मिलेगा। संगठन में कुछ पद मिल सकता है छोटा मोटा, नरोत्तम मिश्रा का जो ऑरा था, नरोत्तम मिश्रा का जो प्रभाव था, वो खत्म हो गया है। नरोत्तम मिश्रा अपने तमाम समर्थकों को ये संकेत देते रहते हैं कि दिल्ली में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, दिल्ली में उनकी कोई पकड़ नहीं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल्ली में उनके जितने भी कारनामे हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चारित्रिक तौर पर हों, या फिर ज़मीन कब्जाने को लेकर हों, या राजनीतिक उद्दंडता को लेकर है, उन सारे मामलों को दिल्ली ने ज़रूर पकड़ लिया है। वो सारी चीज़ें दिल्ली के पास पहुँच गई। मैं पहले भी कह रहा था कि सफ़ेद फकफकाता हुआ, भकभकाता हुआ, कलप लगा कुर्ता, लाल रंग का तिलक और बालों में करौंची लगा के आप बड़े नहीं बनते हैं, आप अपने व्यवहार से बड़े बनते हैं। और मैंने कहा ये कलप लगाते हुए रह जाएंगे, कुर्ते में लाल टीका लगाते हुए रह जाएंगे, लेकिन इनको पद नहीं मिलेगा राज्यसभा का, प्रदेश अध्यक्ष का। यहाँ तक मैंने कहा था कि दतिया से भी इनको टिकट नहीं मिलेगा, और मैंने जो कहा वो मेरी बात सही साबित हुई। मैंने कोई हवा में बात नहीं की थी। मैं 2 साल से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं 2 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर अंत के कगार पर है। उन्होंने काम ही ऐसे किए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आप चर्चा कर लीजिए, किसी विधायक से चर्चा कर लीजिए, किसी सांसद से चर्चा कर लीजिए, किसी मंत्री से चर्चा कर लीजिए। इस्तेमाल किया और फेंक दिया, हर किसी की पीठ में छुरा घोंपा। बतौर गृहमंत्री ऐसा कोई विधायक नहीं, ऐसा कोई सांसद नहीं जिससे पिस्टल के लिए पैसे ना मांगे। सारी कुंडली दिल्ली के पास मौजूद है, लेकिन दतिया का टिकट जो कटा, बड़ी रोचक कहानी। मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर अयोग्यता के कगार पर पहुंचे, अयोग्य हुए राजेंद्र भारती, तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का खून पसीना बाकी शामिल है। लेकिन शायद नरोत्तम मिश्रा ने कभी सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि सीट खाली होगी। वो धुआंधार प्रचार में लग गए होंगे, उनके समर्थक बड़े बड़े पोस्टर और नारे और कैप्शन सोशल मीडिया पर लिख रहे हों कि बस इंतज़ार है दादा की चुनाव की घोषणा का और मुख्यमंत्री पद का, इंतज़ार है दादा की घोषणा का और मंत्री पद की शपथ का। अरे टिकट मिला नहीं, घोषणा हुई नहीं, आपने मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। तभी तो कहते हैं कि 2 दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। 2 दिन से गए पाड़े कौन? पांडे जी, पंडित जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी। तो 2 दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। ये कहावत है चंबल संभाग की, ग्रामीण इलाके की, जो माथे पे चिपका रहा हूँ।
राजेंद्र भारती अयोग्य भी हो गए और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। और नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट मिला, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो कौन है? आशुतोष तिवारी, नरोत्तम मिश्रा के घनघोर विरोधी। यानी कि पार्टी ने इतना भी नहीं सोचा कि नरोत्तम मिश्रा के किसी समर्थक या एक सामान्य से व्यक्ति को टिकट देते तो शायद नरोत्तम मिश्रा की इज्जत बच जाती, क्योंकि उन्हें तो सर्वमान्य सर्वोपरि। अभी हाल के दिनों में एक चुनावी सभा में उन्होंने बहुत सारी चुनावी सभाएं भी लेना शुरू कर दी थी। उन्होंने चुनावी सभा भी बात कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि 2 कौड़ी के लोगों को हम खरीदते नहीं है, ये तो 70 करोड़ की बात कर रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो खरीदने में मास्टरी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी आपकी मास्टरी कहां गई? बड़ा धक्का लगा उनको, समर्थकों को। धक्का लगने के पीछे कारण क्या कि उन्हें हकीकत के बारे में पता नहीं था, सब कुछ औरे में चल रहा था। लेकिन अब क्या करें? देखिए, इतना मान लीजिए, नरोत्तम मिश्रा के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक धक्का, और आज के बाद वो छोटा मोटा अपना जो ऑरा बचाए हुए थे, झूठ बोल के, गलत तस्वीर दिखा के, फोटो चिपका के किसी के साथ भी, वो ऑरा आज के बाद ध्वस्त हो जाएगा। तो नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक आसानी से नहीं मानेंगे, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। डबरा का नवग्रह मंदिर, इसको लेकर भी मैंने खबर की। करोड़ों की जमीन पर, जो कि शासकीय जमीन है, उस जमीन को, ये जमीन शुगर मिल की थी। शुगर मिल किसका था? श्रीवास्तव बंधु का 2 भाई थे, वीर श्रीवास्तव, विक्रम श्रीवास्तव। दोनों भाइयों की वो जमीन थी शुगर मिल। सरकार ने उन्हें वो जमीन लीज पर दी हुई थी, और छोटे भाई से नरोत्तम मिश्रा ने प्रभाव के साथ एक डीड करवा ली। डीड क्या की थी? दान की डीड। हालांकि कब्जा उससे पहले हो चुका था, नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा कब्जा हो चुका था। वो डीड करा ली कि साहब मंदिर के लिए दान दे सकते हैं। बड़े भाई विक्रम श्रीवास्तव ने क्या किया? इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री को की, चीफ सेक्रेटरी को की, कलेक्टर को की कि ये शुगर मिल की ज़मीन है, और कंपनी एक्ट कहती है कि कभी भी इस तरह की कंपनी की ज़मीन को दान नहीं दिया जा सकता। लिहाजा मेरे भाई से नरोत्तम मिश्रा ने ये दान ज़मीन लिखवा ली है, ये गलत है, इसे कैंसिल किया जाए। उधर ग्वालियर कलेक्टर ने भी बहुत पहले इस मामले में जांच की थी। उस समय नरहरी ग्वालियर कलेक्टर हुआ करते थे। एसडीएम की रिपोर्ट है कि हमारे ही कुछ कर्मचारियों ने मिलजुल कर, चूंकि ये मामला कोर्ट में गया था, मिलजुल कर शासन का पक्ष नहीं रखा है, इसलिए ज़मीन गलत तरीके से लोगों ने कब्जा कर ली है। ये ज़मीन तो शासकीय है, शासन ने ये ज़मीन आपको पट्टे पर दी है। ये बड़ा विषय। तो उस कब्जा की हुई ज़मीन पर करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए लगाकर एक नवग्रह मंदिर बनाया गया। वो नवग्रह के मंदिर की जो कीमत है, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, उसकी जो कीमत है वो कई 100 करोड़ रुपए में उसकी पूरी कीमत है मंदिर की। पैसा कहाँ से आया? कोई हिसाब किताब है? राम मंदिर को लेकर लगातार बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, चंदा चोरी। यहाँ तो मंदिर चोरी हो गया, ट्रस्ट जो ज़मीन थी सरकार की वो चोरी हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि नवग्रह मंदिर की स्थापना शास्त्रों में है कि आप अगर अच्छी सोच के साथ कराते हैं और प्रकांड विद्वान आचार्यों के साथ ये आप इसकी स्थापना करते हैं तो ये फलीभूत होता है। लेकिन अगर गलत उद्देश्य से आप नवग्रह मंदिर की स्थापना करते हैं, किसी शासकीय ज़मीन को कब्जा कराने के लिए नवग्रह मंदिर की स्थापना करते हैं, और वो भी शासकीय ज़मीन कब्जा, और वो ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में भी अपने परिवार के लोग हैं, और बतौर गृह मंत्री पूरे पुलिस वालों से आप चंदा कराते हैं और चंदा करा के उस मंदिर में पैसा लगाते हैं, तो ये उद्देश्य सही नहीं है। नवग्रह का मंदिर कभी आपको फलित नहीं होगा। आपको याद है जब नवग्रह मंदिर की स्थापना हो रही थी तो दाती महाराज, जो कि एक तांत्रिक है, जो कि बलात्कार के मामले में जेल गया व्यक्ति है,
ऐसे व्यक्ति ने वहां पर पूजा की, तंत्र मंत्र किया। घटना आपके सामने है। तो क्या नवग्रह मंदिर की स्थापना जो गलत उद्देश्य से की, शासकीय जमीन पर वीर से लिखवाया, बड़े भाई विक्रम ने शिकायत की कि जबरदस्ती मेरे भाई से लिखवा लिया, और शिकायत करते करते सरकार से गुहार लगाते लगाते विक्रम श्रीवास्तव की मौत हो गई। लेकिन प्रशासन ने नरोत्तम मिश्रा के दबाव में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल यहां पर सरकार से भी होता है, क्यों नहीं की? सरकार ने अपनी जमीन वापस क्यों नहीं ली? छोटे छोटे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, और एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी सरकार की जमीन दबाकर बैठा हुआ, कार्रवाई नहीं की। तो मैंने कहा कि नवग्रह की स्थापना अगर गलत उद्देश्य से होती है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, वो आपको कभी फलित नहीं होता और आपके खिलाफ उल्टा होता है। तो क्या नवग्रह का मंदिर जो कि गलत उद्देश्य से बनाया गया है वो अशुभ है? उदाहरण आपके सामने है। अगर नवग्रह का मंदिर सही बनता, सही उद्देश्य से बनता, आपकी सोच सही होती, तो आपके प्रति फलित होता। लेकिन अगर वो फलित नहीं है, आपके फायदे में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नवग्रह में बैठे देव भी आपसे नाराज हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नरोत्तम मिश्रा का टिकट का। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और आज नरोत्तम मिश्रा के ऊपर वज्रपात हुआ है, वज्रपात हुआ है, राजनीतिक वज्रपात हुआ है। और शायद नरोत्तम मिश्रा इस घटना के बाद कभी दोबारा से उठ पाए। मेरी सिंपैथी है उनके साथ, उनके अहंकार के साथ नहीं, उनके व्यवहार के साथ नहीं, पीठ में छुरा घोंपने को लेकर नहीं, क्योंकि तमाम सारे विधायक सांसद इस बात का जिक्र मुझसे करते रहे। लेकिन इतना बड़ा वज्रपात गिर जाएगा उनको भी नहीं पता था, उनके समर्थकों को नहीं पता था, मुझे पता था, इसलिए मैं लगातार कैमरे पर इस बात का जिक्र कर रहा था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि नवग्रह का मंदिर गलत उद्देश्य से सरकारी जमीन पर कब्जा, तमाम पुलिस वालों को बतौर गृहमंत्री रह के जबरदस्ती चंदा लगाना करोड़ों रुपए का है। जरा हिसाब दे दिया जाए कहां से आया। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर बहस, बद्री विशाल में चंदा चोरी को लेकर बहस हो रही है, यहां तो पूरा मंदिर ही चोरी हो। परिवार के लोगों का ट्रस्ट, बाहर के लोग नहीं है, पूरे मंदिर में परिवार के लोग ही हैं इस ट्रस्ट में। जमीन सरकार की है, ये भी बात उठेगी। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि नवग्रह का मंदिर सही उद्देश्य से नहीं बना है, और ये नवग्रह का मंदिर नरोत्तम मिश्रा के लिए अशुभ साबित हुआ। और एक तरह से उनके राजनीतिक जो अभी जीवन की यात्रा चल रही थी उस पर वज्रपात गिरा है। नरोत्तम मिश्रा खुद सोच लें, नवग्रह के मंदिर में जितने भी लोग जानते हैं वो खुद सोच लें। और सबसे बड़ी बात है, अब देखना होगा कि क्या होगा मामला। लेकिन ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो कि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में क्या करने जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।